हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक महान नायक पुरुष बल्कि जिनको राष्ट्रपिता के रूप में भी हमारा बहुजन समाज मानता है, आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कवि ने कितने छोटे से शब्दों में और बहुत बढ़िया तरीके से उनका संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है और करीब हमारे बहुजन समाज को बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता है। जो नहीं बिल्कुल शिक्षा से दूर है उन्हीं लोगों को नहीं पता, नहीं तो करीब करीब सभी लोगों को पता है इनके विषय में। आज के चर्चा हम करेंगे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले हमारे बहुजन के बहुत बड़े नायक रहे हुए हैं, बल्कि उन्होंने इतना उनका उपकार है हमारे समाज में कि अभी हम कितना भी करें उनके लिए, लेकिन फिर भी हम उनके सदैव उनके हम कर्जदार रहेंगे। साथियों, इतना ही कि हम कहेंगे, बाकी किताब के माध्यम से इस पे कवि या लेखक क्या लिखते हैं। ज्योतिबा फूले वंचितों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे महात्मा फूले। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था, अगर इस धरती पर महात्मा फूले जन्म नहीं लेते तो अम्बेडकर का भी निर्माण नहीं होता। डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा फूले के व्यक्तित्व कृतित्व से अत्यधिक प्रभावित थे। वे महात्मा फूले को अपने सामाजिक आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा बुद्ध कबीर के बाद महात्मा फूले को अपना तीसरा गुरु माना है। महात्मा ज्योतिबा फूले ऐसे महान विचारक, समाजसेवी तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना की जड़ता को ध्वस्त करने का काम किया। महिलाओं, दलितों एवं शूद्रों की अपमानजनक जीवन स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए वे आजीवन संघर्षरत रहे। ज्योतिबा फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में महाराष्ट्र के एक ऐसे माली परिवार में हुआ जिससे खुश होकर पेशवा ने 36 एकड़ जमीन दे दी थी। सो इस लिहाज से वह एक संपन्न परिवार में पैदा हुए। ज्योतिबा के पिता का नाम गोविंदराव तथा माता का नाम चिमड़ाबाई था। जब ज्योतिबा की उम्र 1 साल थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया। पिता गोविंदराव जी ने आगे चलकर सुगड़ाबाई नामक विधवा, जिसे वे अपनी मुंह बोली बहन मानते थे, उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए रख लिया। ज्योतिबा को पढ़ने की ललक थी, सो पिता ने उन्हें पाठशाला में भेजा था, मगर सवर्णों के विरोध ने उन्हें स्कूल से वापस बुलाने पर मजबूर कर दिया। अब ज्योतिबा अपने पिता के साथ माली का कार्य करने लगे। काम के बाद वे आस पड़ोस के लोगों से देश दुनिया की बातें करते और किताबें पढ़ते थे। उन्हें मराठी शिक्षा सन 1831 से 1838 तक प्राप्त की। सन 1840 में 13 साल की छोटी सी उम्र में ही ज्योतिबा का विवाह 9 साल की सावित्रीबाई से हुआ। आगे ज्योतिबा का दाखिला स्कॉटिश मिशन नाम के स्कूल 1841 से 1847 में हुआ, जहां पर उन्हें थॉमस पेन की किताब राइटर्स ऑफ मैन एवं दी एज ऑफ रीजन पढ़ी, जिनका उन पर काफी असर पड़ा। एक बार वह अपने स्कूल के एक ब्राह्मण मित्र की शादी में उनके घर गए। वहां उन्हें काफी अपमानित होना पड़ा। इससे उनमें प्रतिरोध का भाव आ गया। उन्होंने मन में इन रूढ़ियों के खिलाफ बगावत करने का पक्का निर्णय कर लिया। साथियों, ज्योतिबा फूले को भी बहुत ही अथक प्रयास करने पड़े, जो कि उन्होंने पढ़ाई करने का कोशिश बहुत किया, लेकिन फिर भी उनको स्कूल से वापस भेज दिया गया। जबकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, बहुजनों को शुरुआत हो चुकी थी कि वो भी उनको स्कूल में भी पढ़ने लिखने का थोड़ा थोड़ा सा मौका चांस मिलने लगा था, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिला। मगर बाहर इधर उधर से जिनकी, जहाँ कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, उन्होंने किसी तरीके से कोशिश करके बाकी उन्हें स्कूल में किताब के माध्यम से बताया गया कि उसमें दाखिला मिला और उन्होंने थोड़ी बहुत शिक्षा हासिल की। अब वो कह रहे हैं कि वो जात पात का दंश उन्हें भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। उनके मित्र भी थे और उन्होंने जब मित्र के यहाँ गए, ब्राह्मण मित्र थे, तो उन्होंने उनको काफ़ी वहाँ इतना अपमानित झेलना पड़ा और उससे वो क्षुब्ध होकर के आए और उन्हें अपने मन ही मन ये संकल्प लिया कि हम इस भावना को ही जड़ से मिटाएंगे और उस पर उन्होंने अपने जीवन में कार्य करना शुरू किया। आगे क्या लिखते हैं। 1 जनवरी 1848 को उन्होंने पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना कर दी। 15 मई 1848 को पुणे की अछूत बस्ती में
अपृष्य लड़के लड़कियों के लिए भारत के इतिहास में पहली बार विद्यालय की स्थापना की। थोड़े ही अंतराल में उन्होंने पुणे और उसके आसपास के इलाकों में 18 स्कूल स्थापित कर डाले। चूंकि हिंदू धर्मशास्त्रों में अति शूद्रादि शूद्रों और नारियों का शिक्षा ग्रहण व शिक्षा दान धर्म विरोधी आचरण के रूप में चिन्हित रहा है, इसलिए फूले दंपति को शैक्षणिक गतिविधियों से दूर करने के लिए धर्म के ठेकेदारों ने जोरदार अभियान चलाया। उस स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक न मिलने पर ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले आगे आईं। लेकिन जब सावित्रीबाई फूले स्कूल जाने के लिए निकलती, वे लोग उन पर गोबर पत्थर फेंकते और गालियां देते, लेकिन लंबे समय तक उन्हें उत्पीड़ित करके भी जब वे अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए, तब उन्होंने शिकायत फूले के पिता तक पहुंचाई। पुणे के धर्माधिकारियों का विरोध इतना प्रबल था कि उनके पिता को ज्योतिबा से स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ा कि वो स्कूल बंद कर दें या फिर उनका घर छोड़ दें। फूले दंपति ने 1849 में घर छोड़ देने का विकल्प चुना। उस स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक पढ़ाते थे, उनको भी दबाव में अपना घर छोड़ना पड़ा। निराश्रित फूले दंपति को पनाह दिया उस्मान शेख ने। फूले ने अपने कारवां में शेख साहब की बीवी फातिमा को भी शामिल कर अध्यापन का प्रशिक्षण दिलाया। फिर अपशिष्टों के एक स्कूल में अध्यापन का दायित्व सौंपकर फातिमा शेख को 19वीं सदी की पहली मुस्लिम शिक्षिका बनने का अवसर मुहैया कराया। तो कहा कि उन्होंने एक स्कूल पहला स्कूल भारत का खोला, और जो कि इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता का हम बहुजन समाज दर्जा देता है कि पहला स्कूल ज्योतिबा फूले ने ही बालिका विद्यालय खोला था। और उसके उपरांत फिर बाद में उन्होंने 18 स्कूल खोले, यहाँ तक कि उसके शिक्षा नहीं करने के लिए अध्यापक नहीं मिलते थे। जब अध्यापक नहीं मिले तो उन्होंने अपनी माता सावित्रीबाई को भी स्कूल में पढ़ाने के लिए साथी किया। हालांकि उस समय भी उनके एक ब्राह्मण दोस्त थे, जैसा कि किताब में वर्णन है। उन्होंने भी उनके साथ में, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा उनके पिता के साथ, जब दबाव हुआ तो उन्होंने, जब वो अपना घर छोड़े तो उनका पिता उनके साथ में, उनका जो ब्राह्मण दोस्त था वो भी अपना घर गांव छोड़ दिए। और शिक्षा को बढ़ावा देने की कितनी यातनाएं की हैं, कितनी कोशिशें की हमारे महापुरुषों ने शिक्षा के लिए। और आज हमारे बच्चों का मन जो है कि दोस्तों पढ़ाई में नहीं लगता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। ये कोशिश करूँगा कि जहाँ तक कि बच्चे ध्यान दें पढ़ने लिखने के लिए, कि उस समय क्या स्थिति रही होगी कि इतनी कठिनाइयाँ झेल करके लोग पढ़ाई के लिए किए हैं। आज जो हमें पढ़ने का थोड़ा सा अवसर मिला है, ध्यान दें साथियों कि उन्हें घर तक छोड़ना पड़ा। और घर छोड़ने के बाद आज हम जात पात में बटे हुए हैं, लेकिन उस ज़माने के दौर में भी फातिमा शेख एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने पहली शिक्षिका महिला बनी और उन्हें भी साथ में लिया। और वो अपने घर पे उन्होंने ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई को अपना दिया, और वहीं से सब कोई मिल करके ज़्यादा उनकी ताकत हुई, एक हुई और इकट्ठा हुई, और फिर उन्होंने आगे समाज के लिए क्या योगदान किया है लिखते हैं कवि। सामाजिक बहिष्कार का जवाब महात्मा फूले ने 1851 में 2 और स्कूल खोल कर दिया। 1855 में उन्होंने पुणे में भारत की प्रथम रात्रि प्रौढ़शाला और 1852 में मराठी पुस्तक के प्रथम पुस्तकालय की स्थापना की। यही वजह है कि बहुजन समाज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का विरोध करता रहा है और रूढ़िवादियों को चुनौती देकर वंचित तबके के लिए पहला स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा फूले और प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के सम्मान में शिक्षक दिवस की मांग करता रहा है। नारी शिक्षा, अतिशूद्रों की शिक्षा के अतिरिक्त समाज में और कई विभत्स समस्याएं थी, जिनके खिलाफ पुणे के हिंदू कट्टरपंथियों के डर से किसी ने अभियान चलाने की पहलकदमी नहीं की थी। लेकिन फूले थे सिंह पुरुष, और उनका संकल्प था समाज को कुसंस्कार व शोषण मुक्त करना। लिहाजा ब्राह्मण विधवाओं के मुंडन को रोकने के लिए नाइयों को संगठित करना, विश्वासघात की शिकार विधवाओं की गुप्त व सुरक्षित प्रसूति, उनके अवैध माने जाने वाले बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था, विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत, सती तथा देवदासी प्रथा का विरोध भी फूले दंपति ने बढ़ चढ़कर किया। क्योंकि समय जैसे आज हो जाता है कि तेरहवीं होती है, मुंडन की व्यवस्था होती है, तो उस समय किताब के मुताबिक है कि जो पति मरने के बाद औरतों को भी सिर मुड़वाना पड़ता था, ये परंपरा थी, ये रिवाज था। उसके खिलाफ फूले
फुले साहब ने ही आंदोलन करके और मान लीजिए चेतना जागृत करके इस चीज़ को उन्होंने बंद कराया। अब तो खैर नहीं ऐसा होता है कि किसी औरत का मुंडन नहीं होता है आज की स्थिति में। ये जानकारी हासिल होना चाहिए, सब किताबों में दर्ज है, ये बता रही हैं। विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, ये जानकारी भी नहीं थी। अब तो मान लीजिए सब सुरक्षित है, एक विवाह नहीं, लोग 4-4 भी शादियाँ करते हैं धर्म के अनुसार इसमें। तो इसी सब बातों का जिक्र है साथियों। अब आगे कवि क्या लिखते हैं। फूले ने अपनी गतिविधियों को यहीं तक सीमित न कर किसानों, मिल मजदूरों, कृषि मजदूरों के कल्याण तक भी प्रसारित किया। इन कार्यों के मध्य उन्होंने अपने शिष्यों की शिक्षा के प्रति उदासीनता बरतने पर 19 अक्टूबर 1882 को हंटर आयोग के समक्ष जो प्रतिवेदन रखा उसे भी नहीं भुलाया जा सकता। अपने इन क्रांतिकारी कार्यों की वजह से फूले और उनके सहयोगियों को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े, उन्हें बार बार घर बदलना पड़ा। फूले की हत्या करने की भी कोशिश की गई, पर वे अपनी राह पर डटे रहे। अपने इसी महान उद्देश्य को संस्थागत रूप देने के लिए ज्योतिबा फूले ने सन 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। उनकी एक महत्वपूर्ण स्थापना यह भी थी कि महार, कुणबी, माली आदि शूद्र कही जाने वाली जातियां कभी क्षत्रिय थी, जो जातिवादी षड्यंत्र का शिकार होकर दलित कहलाई। अब सभी जातियों के विषय में थोड़ा भी जानकारी जो मिला है उसमें बताते हैं कि ये जातियां भी कभी क्षत्रिय थीं, लेकिन इनको ऊपर दबाव और इनको बदल करके जो आज की दलित के रूप में और यातनाएं भोग रहे हैं साथियों। अब आगे क्या लिखते हैं। ज्योतिबा ने समाज और जाति के बंटवारे को भी अपने तर्कों से समझाने की कोशिश की। वैसे तो फूले ने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करते हुए सर्वजन का ही भला किया, किंतु बहुजन समाज सर्वाधिक उपकृत हुआ। उनके चिंतन व लेखन से उनकी छोटी बड़ी कई रचनाओं के मध्य जो सर्वाधिक चर्चित हुई हैं वे थीं ब्राह्मणों की चालाकी, किसान का कोड़ा और गुलामगिरी। इनमें 1 जून 1873 को प्रकाशित गुलामगिरी का प्रभाव तो युगांतरकारी रहा। ज्योतिबा ने गुलामगिरी प्रकाशित कर भारत के सबसे अधिक शोषित एवं पीड़ित तबके के अछूतों एवं शूद्रों के अधिकारों की घोषणा की थी। अपनी पुस्तक गुलामगिरी की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है, सैकड़ों साल से आज तक शूद्रादि अतिशूद्र अछूत समाज जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई तब से लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। ये लोग अपने आप को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों की जुल्म जातियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। ज्योतिबा ने लिखा है, यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया होगा। वे लोग परदेश से यहाँ आए, उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम दास बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का रवैया अपनाया था। ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को घर बार, जमीन जायदाद से बेदखल कर इन्हें अपना गुलाम बनाया है। इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया, दफना कर नष्ट कर दिया। अंग्रेजी शासन को ज्योतिबा फूले ने दलित एवं वंचितों के हित के रूप में देखा। उनका मानना था कि इस देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्रादि अतिशूद्रों की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। उन्होंने कहा कि यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि अंग्रेजों के शासनकाल में ही ये लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए। दोस्तों यहाँ से चर्चा करेंगे कि लोग कहते हैं अंग्रेज ने आकर के देश पे कब्जा किया और हमारा देश गुलाम हो गया, लेकिन एक तरह तो ये बात सत्य थी, इसका चर्चा होता है, लेकिन एक तरफ इस बात की चर्चा कोई नहीं करता है कि अंग्रेज ही ने आकर के जो नीची जातियों जिसको छोटा मान करके जिनके ऊपर यातनाएं और जुल्म किया जा सकता था, उन्हीं ने आकर के एक नई जिंदगी उनको देने की शुरुआत की। अंग्रेजों के ही ज़माने से ये शुरुआत हुई है कि इनकी
तमाम कठिनाइयों के उन्होंने रास्ते बंद किए, जो जो रीति रिवाज थे उनमें परिवर्तन लाए। उनको नौकरी चाकरी और पढ़ने लिखने में जो पूरा योगदान मिला, अंग्रेज़ों के ही द्वारा से वहीं पर से खुला है। अंग्रेज़ों ने ये शुरुआत की है। जितने छोटे तबके के लोग जो आज माने जाते हैं, हालांकि मानवता के लिहाज से ना कोई छोटा है संसार में, ना कोई बड़ा है, सबका समान अधिकार है। लेकिन जो कोई मानता हो, जो कोई ना माने, सबकी अपनी अपनी रजामंदी है। कभी लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने ही जो है कि नई रोशनी दिखाई, नई दिशा दिखाई, और वहीं से जो है कि गरीब लोगों को बढ़िया से पढ़ने लिखने का और मतलब नया जीवन जीने का उत्साह मिला। अंग्रेज़ों के द्वारा एक नई पहल हुई। अब आगे लिखते हैं, मुंबई सरकार के अभिलेखों में भी ज्योतिबा फूले द्वारा पुणे एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में शूद्र बालक बालिकाओं के लिए कुल 18 स्कूल खोले जाने का उल्लेख मिलता है। समाज सुधारों के लिए पुणे महाविद्यालय के प्राचार्य ने अंग्रेज सरकार के निर्देश पर उन्हें पुरस्कृत किया और वे चर्चा में आए। इससे चिढ़कर सवर्णों ने कुछ अछूतों को ही पैसा देकर उनकी हत्या कराने की कोशिश की, पर वे उनके शिष्य बन गए। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महात्मा फूले एक समतामूलक और न्याय पर आधारित समाज की बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए विस्तृत योजना का उल्लेख किया है। पशुपालन, खेती, सिंचाई व्यवस्था सबके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने आज के 150 साल पहले कृषि शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की बात की। जानकार बताते हैं कि 1875 में पुणे और अहमदनगर जिलों का जो किसानों का आंदोलन था, वह महात्मा फूले की प्रेरणा से ही हुआ था। इस दौर के समाज सुधारकों में किसानों के बारे में विस्तार से सोच विचार करने का रिवाज नहीं था, लेकिन महात्मा फूले ने इस सब को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। साथियों, किसानों के लिए भी उन्होंने, मजदूरों के लिए भी बहुत कोशिशें की है कि आप इसके लिए किसान कृषि विद्यालय हो। ये बहुत आज 150 साल पहले भी इसकी संरचना हुई थी कि हमारे देश में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल होने, जैसे कृषि विद्यालय होना चाहिए, जैसे कि हम नई नई कृषि के खोज विचार कर सके। ऐसा संकेत इस किताब के माध्यम से मिलता है। अब आगे फिर लिखते हैं, स्त्रियों के बारे में भी महात्मा फूले के विचार क्रांतिकारी थे। मनु की व्यवस्था में सभी वर्णों की औरतें शूद्र वाली श्रेणी में गिनी गई थी, लेकिन फूले ने स्त्री पुरुष को बराबर समझा। उन्होंने औरतों की आर्यभट्ट यानी ब्राह्मणवादी व्याख्या को गलत बताया। फूले ने विवाह प्रथा में बड़े सुधार की बात की। प्रचलित विवाह प्रथा के कर्मकांड में स्त्री को पुरुष के अधीन माना जाता था, लेकिन महात्मा फूले का दर्शन हर स्तर पर गैर बराबरी का विरोध करता था। ज्योतिबा ने शराबबंदी के लिए भी काम किया था। वह मानवता के वाहक थे। एक गर्भवती ब्राह्मण विधवा को आत्महत्या करने से रोक उन्होंने उसके बच्चे को गोद ले लिया, जिसका नाम यशवंत रखा गया। अपनी वसीयत ज्योतिबा ने यशवंत के नाम ही की। सन 1890 में ज्योतिबा के दाएं अंगों को लकवा मार गया। 28 नवंबर 1890 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। बहुजन समाज महात्मा ज्योतिबा फूले को राष्ट्रपिता का दर्जा देता है। अब यहाँ तक बताएं कि उनकी खुद की वारिस नहीं थी साथियों, लेकिन उन्होंने, जिसको आज के ज़माने में कहता है कि नाजायज़ बच्चा, कुछ लोगों में ऐसा कहता है, माफ़ी चाहूँगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार के, जिसे वो लोग घर से निकाल दिए थे, उसे नाजायज़ घोषित किया था, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया और उसकी लालन पालन परवरिश करी और अपने साथ रखा। बाद में उन्होंने, परिवार उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने जो भी उनके पास ज़मीन सत्ता थी, प्रॉपर्टी थी, उसका वारिसदार बनाया, उसका नाम यशवंत रखा। ये इतिहास के लिए एक मिसाल है साथियों कि उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है कि अपना सब कुछ निछावर एक दूसरे पर किया हो। पूरे जीवन पर्यंत समाज के लिए वो मरते और मिटते रहे साथियों। अब आगे थोड़ा सा देते हैं, लास्ट लाइन में क्या लिखते हैं कवि। ज्योतिबा फूले के महत्व को इससे भी समझा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे को 10 अक्टूबर 1946 को महात्मा फूले को समर्पित करते हुए लिखा, जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने विदेशी शासन से
मुक्ति पाने से भी ज़्यादा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को महत्व दिया। उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फूले की स्तुति में सादर समर्पित है। साथियों, समय जब फूले थे उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी उपस्थिति शायद थी ही, तो उस समय वो अपना गुरु मानते थे। बाबा साहेब जो है डॉक्टर फूले को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि जो कार्य बाबा साहब ने किए हैं उसका तो हमें आज पूरा इतिहास और प्रमाण हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो फूले साहब ने किया उनसे भी महान कार्य किए उन्होंने, इसलिए वो अपना उनको तीसरा गुरु मानते थे बाबा साहेब। और बहुत बड़े काम के जैसा बताते हैं कि शूद्र कौन है, इसके विषय पे बाबा साहब ने किताब लिखी हुई है। उस किताब का परिचय है साथियों, अगर वो किताब भविष्य में किसी को भी मिलते है, कहीं से प्रमाणित होता है मिलता है, तो उसको लेकर के पढ़ें और उसमें जानकारी हासिल करें। साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए इतनी ही वाणी को विराम देते हुए फिर आगे हम दूसरी वीडियो में अपने किसी और दूसरे महापुरुष के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।